हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता। आज चैप्टर 8 का लास्ट सेशन होगा। आज के सेशन में चैप्टर 8 जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये थर्ड सेशन है, थर्ड पार्ट है ये चैप्टर 8। पहले दो पार्ट्स में हम लोग देखो क्या देख चुके कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने भारतीयों के अंदर एक रीअवेकनिंग जगाई कि हमको सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। ऐसे किस तरीके से महिलाओं को परेशान किया जाता था, वुमेन्स की पोजीशन इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड क्यों थी, विमेन्स की डिप्रेसिंग पोजीशंस के क्या क्या कारण थे, ये सब चीजें हम लोगों ने फिर भारत के अंदर जो कास्ट प्रॉब्लम थी उसके बारे में चीजों को समझा था। फिर सोसाइटी में एक मिडिल क्लास उभर के आती है, मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया। उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े महापुरुषों के नाम हमने, अक्षय दत्त, राजा राम मोहन रॉय, जिनको इंडियन रिनेसा का फादर भी कहा जाता है, ईश्वरचंद विद्यासागर, बहुत बड़े बड़े लोगों के हमने नाम देखे। फिर हमने देखा कि भारत के अंदर दो ग्रुप उभर के आते हैं, एक में थे रिवाइवलिस्ट और एक में थे रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट जैसे कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रिवाइवलिस्ट जैसे कि देवबंद मूवमेंट, आर्य समाज, इनके बारे में हमने जाना था। और ये सोशल रिफॉर्म्स किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और विमेन्स की पोजीशन की बेटरमेंट के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं, जैसे कि सती के एबोलिशन के लिए एक्ट लाए, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए एक्ट लाए, विडो रीमैरिज कराने के लिए एक्ट लाया गया। ठीक है, चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाए, विमेन्स को एजुकेट करने के लिए कुछ सोसाइटीज, सरोजनी नायडू जैसी महिलाएं आगे आती हैं। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने देख ली कि समाज के अंदर क्या क्या कुरीतियां थी, क्या क्या कस्टम्स थे ऐसे जो अच्छे नहीं थे, और उनको बदलने के लिए किस तरीके से लॉ का सहारा, ब्रिटिशर्स का सहारा हम लोग किया, और किस तरीके से हमारी सोसाइटी के मिडिल क्लास इंटेलिजेंस या इन सब प्रॉब्लम से। आज के सेशन में देखो हमें विमेन्स के बारे में ही पढ़ना है कि विमेन्स की, पर्टिकुलर विमेन्स की ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी, कौन कौन सी सभाएं थी, समितियां थी, जिसने समाज के अंदर विमेन्स के दर्जे को बढ़ाया, यानी विमेन्स की स्टेटस को अपलिफ्ट किया। 1910 में यानी 1910 में सरला देवी चौधरानी, इन्होंने भारत स्त्री महामंडल इलाहाबाद के अंदर एक पहली बार महिलाओं के लिए स्पेशल मीटिंग कंडक्ट की। इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? महिलाओं को शिक्षा दिलवाना, पर्दा सिस्टम को खत्म कर देना, जो भी उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उनके अंदर इम्प्रूव करना, उनके पॉलिटिकल स्टेटस को बढ़ाना। सरला देवी ऐसा मानती थी कि जो मनु रामाबाई रानाडे, ये एक महिला है जिनको मैं कहूंगी कि महिलाओं की दुनिया के अंदर बहुत मुख्य माना जाता है, क्योंकि ये पुरुषों को भी इन्फ्लुएंस करती थी कि महिलाओं की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाए। जो मनु रामाबाई रानाडे थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया था जिसको भारत महिला परिषद के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत महिला परिषद किसका एक हिस्सा था? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। मैंने क्या कहा, जो मनु रामाबाई रानाडे हैं, उन्होंने भारत महिला परिषद बनाई, भारत महिला परिषद बनाई। और ये भारत महिला परिषद किसका एक सब पार्ट है, यानी इसकी पेरेंट ब्रांच कौन सी है? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा। ठीक है, 1904 में बॉम्बे के अंदर भारत महिला परिषद बनता है। जो पंडिता रामाबाई सरस्वती हैं, उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना कर दी, विमेन्स की पोजीशन को अपलिफ्ट करने के, विमेन्स की पोजीशन को सुधारने के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है, लेडी डफरिन कॉलेज के अंदर महिलाओं की मेडिकल एजुकेशन स्टार्ट हो गई, यानी महिलाएं भी अब साइंस की, साइंटिफिक टेम्पर की बातों को सीखी। और बाद में रामाबाई रानाडे ने आर्य महिला समाज की एक अलग ही ब्रांच बॉम्बे के अंदर इस्टेब्लिश कर दी, जिसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति को सुधारना था। 1925 में क्या होता है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, इंडिया के अंदर नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन बनती है। ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे थी, उसकी एक सब ब्रांच भारत के अंदर बनती है, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। मेहरीबाई टाटा, इन्होंने इसको बनाने में और इनकी एडवांसमेंट में एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मेहरीबाई टाटा ने क्या कहा कि पर्दा सिस्टम है, कास्ट डिफरेंसेस है, एजुकेशन की कमी है, यही महिलाओं को सोसाइटी के अंदर डिप्रेस करती है। तो हमको इन चीजों से लड़ना चाहिए, पर्दा सिस्टम खत्म करो, कास्ट डिफरेंस खत्म करो, महिलाओं के लिए जो सेक्स के बेस पे जाति भेदभाव हो रहा है, जेंडर के बेस पे जाति भेदभाव हो रहा है, उसको खत्म करो। ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करो महिलाओं के अंदर। जो बाकी भी महिलाएं थी, जैसे ताराबाई प्रेमचंद, वाइफ ऑफ वेल्दी बैंकर, शफीजी तैयब जी, उन्होंने भी महिलाओं के अंदर, जो मुस्लिम फैमिली की महिला थी, उनकी पोजीशन को निखारने के लिए बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, जो केशव चंद्र सेन थे, उनकी बेटी महारानी सुचारू देवी, उसने भी महिलाओं की पोजीशन को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा
एफर्ट्स लगाए महिलाओं के अंदर एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, महिलाओं को अवेक करने के लिए, उनको अपने अधिकारों की मांग करवाने के लिए, ठीक है? और इन सब लोगों का क्रिटिसिज्म भी सोसाइटी में होता था। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप सोसाइटी से हट के कुछ काम करोगे तो क्रिटिसिज्म तो ऑब्वियस है, लेकिन सभी परेशानियों से लड़ते हुए ये ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ती हैं। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है, एआईडब्ल्यूसी, ठीक है? इसको किसने फाउंड किया? मार्गरेट कज़न ने 1927, ठीक है? इसकी इगैलिटेरियन अप्रोच थी, यानी ये इक्वालिटी के लिए लड़ते थे। इनका कुछ ऐसा नहीं था पर्टिकुलर कि पर्दा प्रथा हटानी है या हमको, इनको ये क्या कह रहे थे, हमको सोशल जस्टिस चाहिए, हमको इक्वल राइट्स चाहिए। महिला पुरुष यानी जेंडर के बेस पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। डाउरी का केस, ये डाउरी के नाम पे महिलाओं को मार दिया जाता है, सती के नाम पे महिलाओं को मार दिया जाता है, उनकी इमोरल ट्रैफिकिंग की जाती है। तो इन चीज़ों के लिए ये लोग लड़ रहे, ठीक है? यानी कि महिलाओं को सोशल जस्टिस दिलाने के लिए लड़ रहे थे, इंटीग्रिटी के लिए, इक्वल राइट्स के लिए, अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए लड़ रहे थे, कि जब एक पुरुष काम कर सकता है, तो महिला भी काम कर सकती है, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल मैं ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के काम की बताती हूँ, जैसे इन्होंने शारदा एक्ट पास करवाया। हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट की महिलाओं को भी प्रॉपर्टी के अधिकार मिलेंगे। फैक्ट्री एक्ट 1947 पेश कराया, जिसके अंदर महिलाओं को स्पेशल अधिकार दिया कि नाइट शिफ्ट नहीं होगी, अगर होगी तो ये सुविधाएं होंगी, महिला इतने घंटे ही काम करेगी, बीच में क्रैच की फैसिलिटी होगी। इस तरीके से फैक्ट्री एक्ट भी ये लोग लेके, फिर हिंदू मैरिज और डाइवोर्स एक्ट भी आया, स्पेशल मैरिज एक्ट भी ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाले लेके आए, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का ये एक्ट ये लेके आए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जैसे इक्वल वेज फॉर, चाहे कोई महिला, अब आप देखोगे चाहे कोई विमेन आईएएस ऑफिसर बने और चाहे कोई मेल आईएएस ऑफिसर बने, दोनों का काम अगर सेम है, दोनों का पद अगर सेम है, तो दोनों की सैलरी भी सेम होगी। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ये कहता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सोशल जस्टिस की बातें करते हुए ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस इतने सारे एक्ट पास करवाता है। अब हम देखेंगे कि कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था, जो कास्टिज्म की प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर थी, उसको कैसे सुधारा, उसको कैसे ठीक किया, उसमें क्या-क्या स्ट्रगलिंग फेज हम लोगों को देखने पड़े। लेटर वैदिक कंसेप्शन के अंदर क्या होता है, हिंदू सोसाइटी में फोर फोल्ड डिवीजन होता है। हिंदू के अंदर 4 वर्ण सिस्टम आते हैं। आपको पता है ब्राह्मण को सबसे ऊंचा मानते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण सिस्टम माना जाता था कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे होंगे, फिर उनकी सेवा करेंगे बाकी 3, फिर क्षत्रिय होंगे जो सोल्जर्स कैटेगरी के लोग होते थे, ठीक है? फिर वैश्य जाति को और शूद्र को, यानी दलित्स जिनको आज के दिन भी कहा जाता है, दलित्स, इनको बहुत ही नीचा माना जाता और महिलाओं की और शूद्रों की तुलना की जाती थी। यानी महिलाओं को शूद्रों के, यानी मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं को भी शूद्र, महिला और शूद्र दोनों ही प्रताड़ित होते। तो ये फोर फोल्ड डिवीजन हिंदू सोसाइटी के अंदर था। और ये फोर फोल्ड ऐसा नहीं है कि 4 में ही था, ये फिर आगे 40 में था। यानी ब्राह्मण के अंदर भी फिर अलग-अलग कैटेगरी है, क्षत्रियों के अंदर अलग-अलग कैटेगरी है, यानी कास्ट के अंदर भी सब कास्ट थी। रेशियल एडमिक्सचर की, फिर गोरे काले की रंग भेद की नीति अलग रह गई थी। मतलब बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट के बेस पे, और कास्ट में भी फिर सब कास्ट थी। द कंसेप्ट ऑफ हिंदू चतुर्वर्ण आश्रम, जो मैंने आपको बताया, ये 4 वर्ण आश्रम, इसी के हिसाब से ही इसी के हिसाब से ही बाकी सारा स्टेटस तय किया जाता था। कास्ट ही ये बताएगी कि कौन सी कास्ट एजुकेशन ले सकती है, नहीं ले सकती। शूद्र वेद वगैरह नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है? शूद्रों को पढ़ाई करने की अनुमति नहीं थी कि आप एजुकेशन नहीं ले सकते। उनको कोई प्रॉपर्टी ओन करने का हक नहीं था। शूद्रों को ऐसा कहा जाता था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही प्रॉपर्टी ओन कर सकते, ठीक है? कौन सा प्रोफेशन कौन ओन कर सकता है, ये भी उनकी जाति बताएगी कि ये तो ये काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, अकॉर्डिंग टू देयर क्लास। कौन किससे शादी करेगा, ठीक है? ये बात भी कास्ट के अकॉर्डिंग होता था। कास्ट ही बताएगी कि पर्सन लॉयल है या नहीं है। मतलब किसी की कास्ट शूद्र है तो माना जाता था वो लॉयल नहीं है, और किसी की कास्ट ब्राह्मण है, चाहे वो इंसान कितना भी बुरा हो, माना जाता था वो लॉयल है, ठीक है? उसका ड्रेस, उसका पहनावा, खाना-पीना, रहना, कहाँ नहाएँगे, कहाँ पिएँगे, कहाँ खाएँगे, ये सारी चीज़ें, मंदिरों में उनको परमिशन मिलेगी, नहीं मिलेगी एंट्री लेने की, ये सारी कास्ट फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती थी। यानी कास्ट के बेस पे ही इन सब चीज़ों को रेगुलेट किया जाता था। बहुत बुरा हाल था। सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी इंस्टीट्यूशन अगर कोई था, यानी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर कोई थे, तो वो थे अनटचेबल, यानी जिनको अछूत समझा जाए। ये शब्द गलत है, लेकिन उस समय में ये बहुत कॉमन था। शेड्यूल कास्ट और दलित्स, जिसको आज आज आप आज के टाइम पे इन नाम से जानते हैं।
डिसेबिलिटी इम्पोज्ड ऑन देम वर, जो भी डिसेबिलिटी उनको कहते थे कि तुम हमारे साथ पानी नहीं पियोगे, हमारे वाले कुएं से पानी नहीं निकालोगे, हमारे वाले बेदिंग घाट पे तुम नहा नहीं सकते, इस टेम्पल में तुम एंट्री नहीं ले सकते हो। बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएट उनको और बहुत ही ज्यादा इनह्यूमेन उनकी कंडीशन, ठीक है, बिल्कुल अमानवीय तरीके से उनके साथ पेश आया जाता था। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को मिटिगेट करने की कोशिश की, यानी कम करने की? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल ने काफी हद तक, हम मानते हैं कि ब्रिटिश रूल के बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स थे, लेकिन इनडायरेक्टली उनके कानूनों ने कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी लेके आए। उन्हीं पॉजिटिव इंपैक्ट्स में से एक पॉजिटिव इंपैक्ट था कास्टिज्म को खत्म करना। कैसे? ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर जब आया तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे बदलाव आते हैं। इनमें से कुछ मेजर्स पॉजिटिव हैं और कुछ मेजर्स नेगेटिव हैं। फॉर इंस्टांस, जो इन्होंने एक कानून बनाया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड, यानी लैंड के अंदर प्राइवेट इंसान, यानी सिर्फ राजा की लैंड नहीं हो सकती, ठीक है, राजा वाला सिस्टम इन्होंने खत्म किया। फिर इन्होंने राज्य वाला सिस्टम खत्म किया कि ऐसा नहीं है कि सरकार ही, यानी कि पब्लिक लैंड नहीं होगी, प्राइवेट लैंड हो सकती, आपके और मेरे जैसे लोग भी जमीन खरीद सकते हैं और उसकी सेल और परचेज कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। ठीक है, एक तो इनका ये कानून कास्ट सिस्टम को खत्म कर देता है, क्योंकि पहले क्या था, पहले शुद्राज लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती। अब इन्होंने ये कास्ट इक्वेशन को साइड में रख के इन्होंने क्या किया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई भी खरीदो कोई भी बेचो। एक क्लोज इंटरलिंक कनेक्ट कर दिया कास्ट के बीच, कास्ट के बेस में, क्योंकि जो विलेज लोग हैं ना, मतलब इनके कानून ऐसे आ गए कि लोग सरवाइव ही नहीं कर सकते थे अगर कास्टिज्म को हटा, जब तक नहीं हटाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा था, मॉडर्न कॉमर्स फैलता जा रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा था, बहुत सारे इकोनॉमिक एवेन्यूज आने लग गए थे, बहुत सारे नया नया अर्बनाइजेशन ग्रो होने लगा, मॉडर्न मीन्स के ट्रांसपोर्ट आने लगे थे। पहले क्या था कि जहां पे शूद्र जाएगा, अगर शूद्र की परछाई, शूद्र की शेड भी अगर ब्राह्मण पे पड़ जाती है तो ब्राह्मण उसको पाप समझता था। लेकिन अब देखो ट्रांसपोर्ट ऐसे चल पड़े हैं, ट्रेन की सर्विसेज चल पड़ी है, उस ट्रेन की एक ही, ऐसे थोड़ा ना इस बोगी में ब्राह्मण ब्राह्मण बैठेंगे, इसमें वैश्य वैश्य बैठेंगे, इसमें शूद्रा शूद्रा बैठेंगे। तो क्या किया, कॉमन बोगी के अंदर ब्राह्मण भी जा रहा है, शूद्रा भी जा रहा है, वैश्या भी जा रहा है, क्षत्रिय भी जा रहा है। इन सब चीजों से क्या हुआ कि जो जो इनकी मजबूरी थी वो एक अच्छाई का रूप ले लेती। कुछ कर तो सकते नहीं थे क्योंकि सारा काम ब्रिटिश ब्रिटिश रूल चला रहा था। तो ब्रिटिशर्स के जो कुछ पॉलिसीज थी या जो हमको उस समय मजबूरी लग रही थी, उसने एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये डाल दिया कि हमारी कास्टिज्म की प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून की नजरों के सामने सब बराबर है, चाहे किसी शूद्रा ने कोई क्राइम किया है, चाहे किसी ब्राह्मण ने कोई क्राइम किया है, चाहे किसी मुस्लिम ने कोई क्राइम किया है, चाहे किसी हिंदू ने कोई क्राइम किया है, लॉ की नजरों में सब बराबर है। तो उनका ये वाला कंसेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसने भी कास्टिज्म को खत्म करने में बहुत, लीगल इनइक्वालिटीज को खत्म करने के अंदर मदद की। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वर मेड ओपन टू ऑल कास्ट। पहले क्या था कि इस कास्ट के लोग को ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलेगी, इस कास्ट के लोगों को नहीं मिलेगी। ये लोग मंदिर में जा सकते हैं, ये लोग नहीं जा सकते, ये थाना कचहरी में जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे कानून लेके आए ये ब्रिटिशर्स लोग कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सभी के लिए ओपन कर दी, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो। नया एजुकेशन सिस्टम जो है वो टोटली सेक्युलर लाइन पे था, हर जाति का बच्चा, हर वर्ण का बच्चा, हर रंग का बच्चा पढ़ाई कर सकता था। ठीक है, तो कुछ ब्रिटिशर्स के कानून इतने अच्छे थे जिसने हमारी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को मिटिगेट करने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं हम। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑल्सो स्ट्रोव टू अंडरमाइन। ऐसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कौन से थे जिसने कास्टिज्म को मिटिगेट करने की कोशिश की? देखो, मिड 19th सेंचुरी में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने जन्म लिया, जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल वर्कर्स भी थे जिन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, अनटचेबल्स के अंदर एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए बहुत कोशिश की, और जो रिस्ट्रिक्शंस अनटचेबल पे लगती थी उनको रिमूव करने के लिए कोशिश की, उनकी टेम्पल्स के अंदर एंट्री करवाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की, उनको भी पोन्ड्स और टैंक्स से पानी यूज करने के लिए परमिशन दिलवाने के लिए बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारे लोगों ने, इंडिविजुअल लोग भी थे, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी थी। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स थे वो हम इस चैप्टर में देख ही रहे हैं। सोशल रिफॉर्मर्स ने रिजिड हेरिडिटरी बेसिस ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शंस के ऊपर अटैक किया।
ये जो सोशल रिफॉर्मर थे, आर्य समाजिस्ट, ब्रह्म समाजिस्ट, इन्होंने क्या कहा कि रिजिड हेरिडिटरी बेसिस जो है ना, अब जैसे मान लीजिए किसी का जो पिताजी है, किसी के फादर अगर लोहार है, ठीक है, आयरन स्मिथ है, तो कहा जाता था कि बेटा भी आयरन स्मिथ ही होगा। अगर वो बेटा आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है तो उसको नहीं बनने दिया जाएगा। क्योंकि वो हेरिडिटरी बेसिस पे ये वंशवाद जो है वो चलता जा रहा था कि इसका पिता ये है तो इसका बेटा भी यही होगा। इन चीजों को सोशल रिफॉर्मर्स ने खत्म किया और लॉ ऑफ कर्मा को इस्टेब्लिश किया। जो इंसान जैसा कार्य करता है उसके हिसाब से उसको अपनी जिंदगी तय करने दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे सोसाइटीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फोर फोल्ड डिस्क्रिमिनेशन को, जो फोर फोल्ड डिवीजन था हिंदू सोसाइटी का, उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बहुत हद तक कोशिश कर। अब नेशनल मूवमेंट किस तरीके से इंस्पायर होती है लिबर्टी और इक्वालिटी से, और किस तरीके से सोसाइटी को डिवाइड होने से बचाती है। जो नेशनल लीडर और ऑर्गेनाइजेशंस थे, इन्होंने कास्ट प्रिविलेजेस को अपोज करना शुरू कर दिया, इक्वल सिविक राइट्स के लिए लड़ाई शुरू कर दी। ठीक है, नेशनल मूवमेंट के अंदर कास्ट डिविजन्स जो है उसको वो धीरे धीरे अपने आप ही डाइल्यूट होती गई। कुछ तो कानून ऐसे आ गए अंग्रेजों के, और कुछ लोगों के अंदर भी ये हो गया कि कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता है, जो इंसान जो कर सकता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ मास पार्टिसिपेशन इन डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखो, अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, मान लीजिए क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है, तो अब इस क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर ऐसा थोड़ी ना था कि सिर्फ ब्राह्मण लोग ही आएंगे। हर जाति का लोग साथ में बैठ के नारे लगा रहा है, हर जाति का लोग साथ में बैठ के स्ट्राइक कर रहा है, साथ में बैठ के डेमोन्स्ट्रेशंस, मीटिंग्स हो रही है, साथ में लोगों की सलाह सुनी जा रही है, और इसके अंदर विमेन्स भी आती थी। तो विमेन, शूद्रा, वैश्य, क्षत्रिय, धीरे धीरे ये जो वर्णा सिस्टम हिंदू सोसाइटी लेके आई थी सब कास्टिज्म की, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट के अंदर भी खत्म होती देखने को मिलती है। जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो 1937 के बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे कानून, ऐसी ऐसी चीजें लेके आती है। कानून तो बनाने की उस वक्त उनके हाथ में ताकत नहीं थी, 1937 की बातें हो रही है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे डिप्रेस्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए कोशिशें करनी शुरू कर दी। जैसे हरिजन्स यानी कि जो अनटचेबल लोग थे उनके अंदर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, द रूलर्स ऑफ स्टेट्स लाइक ट्रेवनकोर, इंदौर, देवास, यहाँ पे क्या किया, कुछ टेम्पल्स ओपन कर दिए हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। कहाँ पे? ट्रेवनकोर, इंदौर और देवास के अंदर कुछ स्टेट टेम्पल्स जो है वो ओपन कर दिए, जिसके अंदर सब लोग, कोई भी जा सकता था। गांधी जी की सोच हमेशा ये रही कि अनटचेबिलिटी को जड़ से खत्म करना, और उन्होंने ह्यूमैनिज्म और रीजनिंग को आगे बढ़ाने का प्रण ले रखा था। ही आर्ग्यूड दैट, उन्होंने ये भी कहा कि शास्त्रास कभी भी अनटचेबिलिटी, छुआछूत को पवित्र नहीं मानते। अगर कोई शास्त्र अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करता है तो हमें उस शास्त्र को ही खत्म कर देना चाहिए। 1932 उन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ की भी स्थापना कर दी। हरिजन किसको कह रहे हैं? हरि यानी प्रभु, यानी ईश्वर, गॉड, और जन मतलब सेवक, लोग, इंसान द्वारा बनाए गए लोग, हरिजन। ठीक है, तो दलित लोग जो थे, अनटचेबल जो लोग जिनको माना जाता था, उनको हरिजन का नाम दिया गांधी जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हो रहा था, जैसे जैसे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही थी, एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, दूसरा ऑल इंडिया कांग्रेस भी काम कर रही थी कि अनटचेबल को फ्री एजुकेशन मिल सके। ठीक है, फिर जो ब्रिटेन वालों के जो रूल थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल थे, उन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम को सेक्युलर लाइन पे प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, और उनके अंदर भी एक अवेकनिंग आने लगी कि हम लोग कोई लो कास्ट के नहीं हैं, हम लोग भी ग्रेजुअली पावरफुल हो सकते हैं, हम लोग भी अपने राइट्स की मांग करेंगे, और जो अपर कास्ट के लोग हमारे ऊपर ऑपरेशन करते हैं उसके अगेंस्ट हम भी अपनी आवाज उठाएंगे। तो देखो, महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फूले, जो खुद एक माली फैमिली के अंदर जन्मे थे, उन्होंने ब्राह्मण लोगों के डोमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठानी शुरू कर दी और एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी। ठीक है, फिर आप देखोगे बाबा साहेब अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने बचपन में, अपने चाइल्डहुड में कास्टियस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हद तक झेला है, जातिवाद का भेदभाव बहुत हद तक झेला है, उन्होंने भी अपर कास्ट की टिरनी को लड़ने के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने यानी भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, जिसके अंदर जितनी भी डिप्रेस्ड क्लासेस थी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वो अलग से बनाई, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अलग से बनाई। और इन लोगों का क्या मकसद था? जो भी ब्राह्मणिकल लोग थे, यानी जो लोग ब्राह्मण लोग थे, और जो किसी ना किसी तरीके से क्लासेस को, शेड्यूल
कास्ट को डिप्रेस करते थे, उनके अगेंस्ट आवाज उठाने की इन्होंने कोशिश की। और इनका जो ये स्ट्रगल था डिप्रेस्ड क्लास को बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर आपको देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अलग से रिजर्वेशन भी मिलेगी, ठीक है, अलग से SC ST के प्रमोशन की बातें भी आगे आती है। अदर्स इन 1900 और कौन-कौन ऐसे लोग थे जो एनकरेज कर रहे थे नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स को, जैसे महाराजा ऑफ कोल्हापुर, इन्होंने भी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को बढ़ाया साउदर्न स्टेट के अंदर, ठीक है। और इसके साथ इस मूवमेंट के अंदर यानी महाराजा ऑफ कोल्हापुर के साथ कम्मास, रेड्डीज और वेलाल्लास जो खुद एक पावरफुल इंटरमीडिएट कास्ट होती थी, इन्होंने भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने, इन्होंने भी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को आगे बढ़ाया। ड्यूरिंग द 1920 अब 1920 के दौरान क्या होता है, साउथ इंडिया के एक व्यक्ति जिनका नाम ईवी रामास्वामी नायकर था, इन्होंने भी नॉन ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशंस को सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के साथ जोड़ा। देयर वर न्यूमरस अदर मूवमेंट, बहुत सारी और ऐसी मूवमेंट्स थी जो लो कास्ट एंट्री को, लो कास्ट लोगों की एंट्री टेम्पल्स के अंदर जो नहीं होने दी जाती थी, इस नियम को अपलिफ्ट करने के लिए, इस नियम को खत्म करने के लिए प्रयास किए, ठीक है। श्री नारायण गुरु ने क्या किया, अपर कास्ट डोमिनेशन के अगेंस्ट केरला के अंदर आवाज उठाई और स्लोगन दिया वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड, यानी सबका धर्म एक है, सबकी जाति एक है, सबका भगवान एक है, मैनकाइंड, ठीक है, यानी इंसान के लिए अच्छा क्या है, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड। ये किसने कहा, ये श्री नारायण गुरु ने कहा। जबकि इन्हीं के ही डिसाइपल, इन्हीं के ही शिष्य जिनका नाम है अयप्पन, इन्होंने क्या कहा, नो रिलीजन, कोई धर्म, किसी का कोई धर्म नहीं है, नो कास्ट, कोई जाति नहीं है, नो गॉड, कोई भगवान नहीं है, जो है इंसान है, जो है इंसान है, और हमको इंसान को ही गॉड समझ के उसकी पूजा करनी चाहिए। कोई जाति भेदभाव, कोई धर्म, कोई रिलीजन, कास्ट के नाम पे कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाद सत्याग्रह चलाते हैं 1927 में। ये क्या करते हैं, महाद एक प्लेस का नाम है, यहां से लेके ये एक छादा टैंक, यानी कि एक टैंक था जहां पे पहले अनटचेबल्स को, यानी जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, वहां से उन लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता। जो भीमराव अंबेडकर है वो एक मूवमेंट चलाते हैं 1927, महाद से लेके इस टैंक तक लोगों को इकट्ठा करके लेके जाते हैं, वहां से पानी भरते हैं और खुद पीते हैं। भीमराव अंबेडकर क्योंकि खुद कास्टिज्म का शिकार हो चुके थे, ये खुद एक शेड्यूल कास्ट से आते थे, इन्होंने वहां से पानी भरा और पिया। इसके बाद हिंदू सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन दिसंबर 1927 में अंबेडकर और उनके कलीग्स ने मनुस्मृति को जला दिया। क्यों और ऐसा किस किस लिए जलाया, ऐसा पेश करने के लिए, ऐसा बॉडी जेस्चर दिखाने के लिए कि इससे इनइक्वालिटीज का अंत हो गया है, अब असमानता नहीं रहने देंगे सोसाइटी के अंदर। इन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा भी 1924 में 1924 में बना दी, ठीक है, और जिसका मकसद क्या था, दलित को अपलिफ्ट करना, दलित को बढ़ाना, दलित के ग्रीवेंसेस को सुनना, उनकी डिफिकल्टीज को सोल्व करना, हाईलाइट करना। और इनका मोटो क्या था, शिक्षा यानी एजुकेट, एजिटेट यानी कि अगर हमारे खिलाफ कोई कुछ करेगा तो हम भी डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, हम लोग भी एजिटेट करेंगे, और ऑर्गेनाइज, और खुद को सोसाइटी के हिसाब से इक्वल टर्म्स पे ऑर्गेनाइज। तो ये हमारा चैप्टर यहां तक हम लोगों ने किया। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत थोड़ा सा ये चैप्टर रह गया, लास्ट स्लाइड है। हमारे संविधान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन को, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करते हैं। अब देखो, ब्रिटिशर्स कानून तो लाए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स बहुत हद तक यानी 100% कास्टिज्म को नहीं खत्म कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया के अंदर भी तो रहना था। अगर वो इतना ज्यादा सोसाइटी के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कोई हिंदू मेजोरिटी वहां उनको टिकने ही नहीं देगी। तो सबको ये बात समझ आ चुकी थी कि कंप्लीटली कास्टिज्म खत्म कब होगा, जब इंडिया फ्री हो। फ्री इंडिया के अंदर ही हम लोग अपने हिसाब से कानून बना के इस काम को कर सकते। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो स्ट्रगल है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ ब्रिटिश रूल के दौरान, क्योंकि जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसकी कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? वो हॉस्टाइल रिएक्शंस को ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो था, जो रूढ़िवादी लोग थे, जो बिल्कुल पिछड़ी सोच के, मैं कहूंगी जो बिल्कुल संकरी सोच के जो लोग थे, वो हॉस्टाइल हो जाते थे जैसे ही कोई नया लॉ आता था सोसाइटी को चेंज करने के लिए। और उनके ऐसे रेडिकल मेजर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती थी फॉरेन गवर्नमेंट, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ ट्रेड था। ऑल्सो नो सोशल अपलिफ्ट वॉज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट।
और जब तक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, तो सोसाइटी अपलिफ्ट नहीं कर सकती। और ब्रिटिशर्स इस चीज पे मगजमारी कभी करते ही नहीं थे कि हम लोगों की पॉलिटिकल या इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। अगर हमारी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हो जाती तो हम ब्रिटिशर्स को वैसे ही नहीं टिकने देते। तो वो भी लिमिटेड तरीके से इन सोसाइटीज के अंदर रिफॉर्म ला रहे थे। ऑल दिस कुड बी रियलाइज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। ये सारी चीजें अब हम कब कर सकते थे? जब हमारा भारत आजाद होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अंदर भी अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है और बिल्कुल डिक्लेयर किया गया है इस चीज के समर्थन के साथ कि किसी भी तरीके का अनटचेबिलिटी हम अनलॉफुल मानेंगे, यानी कि अवैध मानेंगे, इलीगल मानेंगे। आप देखोगे आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बातें करता है और ये एकमात्र ऐसा फंडामेंटल राइट है जो खुद में एब्सोल्यूट है। मतलब किसी भी परिस्थिति में आप अनटचेबिलिटी को बोल के, कुछ जेस्चर देके, किसी भी तरीके से आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। ठीक है? और हमारे संविधान ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी, सारी ही हटा दी, जैसे वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, होटल, सिनेमा, क्लब, कोई भी जाए, किसी भी जाति का, किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति इन पब्लिक चीजों को एक्सेस कर सकता है, कोई रोक नहीं होगी। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हमारे संविधान में आ चुका और इस तरीके से भारत के अंदर सोसाइटी के रिफॉर्म्स हुए, भारत के अंदर धर्म के नाम पे रिफॉर्म हुए, विमेन्स की जो इतनी ज्यादा बुरी हालत थी, उनकी हालत को अपलिफ्ट करने की कोशिश की। तो ये चैप्टर हमारा चैप्टर 8 यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर फैक्चुअल बातें ज्यादा आएंगी। इस चैप्टर में आपके कंसेप्चुअल बातें ज्यादा थी। इस चैप्टर में आपकी कंसेप्चुअल बातें ज्यादा थी। आपने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स थे, फैक्टर्स वगैरह पे ज्यादा बातें थी इस चैप्टर में। लेकिन जो चैप्टर 9th होगा उसके अंदर फैक्चुअल बातें ज्यादा होगी कि किस इंसान ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है, कौन सा इंसान कौन सी मैगजीन लेके आता है, कौन सा इंसान कौन सा न्यूज़पेपर प्रिंट करता है। तो नेक्स्ट जो क्लास अपनी होगी वो फैक्चुअल बातों पे ज्यादा होगी। ये वाली जो क्लास थी, 8th जो चैप्टर था, ये पूरा 8th चैप्टर खत्म होता है और ये सिर्फ कंसेप्ट की बातें पे ज्यादा जोर। ठीक है, ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था और चैप्टर 9 आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ आ गई। जो भी एस्पिरेंट नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यूपीएससी विद पायल गुप्ता, ये मेरा खुद का टेलीग्राम पे चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन करके मेरी बाकी क्लासेस को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।